हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण चौहान आर के कोचिंग क्लास पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम ट्रायंगल के जो दो सेंटर हैं, इन सेंटर और सरकम सेंटर, अंतः केंद्र और बाह्य केंद्र पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में। ऑर्थो सेंटर को हम कहते हैं लंब केंद्र। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र। ठीक है, जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो क्या होता है कि देखो, मान लो ये एक ट्रायंगल है और इसके वर्टिसेस शीर्ष बिंदु से ए बी सी से अगर सामने वाली भुजा पर हम 90 डिग्री का एंगल डालते हैं, अगर हम 90 डिग्री का एंगल डालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वो पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं उसे हम बोलते हैं लंब केंद्र। ठीक है, लंब केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है भाई, तो एक बात हमारे समझ में आ गई कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर होता है किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाले गए, किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब के मिलने वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र या कि ऑर्थो सेंटर। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है भाई, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखिए आगे, मान लो कि ये ट्रायंगल है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 जो इसका जो बेस होता है। ठीक है, मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी सी इंटू में ये जो परपेंडिकुलर जो हाइट होती है वो, तो इसको मैं डी मान लेता हूँ, तो ये ए डी। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है भाई, तो अब देखिए, मान लो कि मैं तीनों ट्रायंगलों को लेता हूँ। ठीक है, अलग अलग पेन से मैं आपको डिनोट करके बताता हूँ। मान लो मैंने ये ट्रायंगल ली पहले, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। मान लो ये हाइट मैंने h1 मान ली, ये हाइट जो है h2 मान ली, और ये हाइट जो मैंने h3 मान ली। ओके फ्रेंड्स, अब मान लो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा ए बी सी ट्रायंगल का। ठीक है, तो ट्रायंगल तो चाहे मैं ये ट्रायंगल ले लूँ, चाहे ये इस साइड से ट्रायंगल ले लूँ, ट्रायंगल तो एक ही है दोस्तों, लेकिन इसके हाइट तीनों में अलग अलग है। तो ट्रायंगल का एरिया, मान लो कि पहली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू में ये जो साइड है कितनी है, ए दे रखी है, ए इंटू में, और इसकी हाइट कितनी है h1। दूसरी ट्रायंगल का एरिया, दूसरी ट्रायंगल मैं आपको दूसरे पेन से बताता हूँ। ठीक है, दूसरी ट्रायंगल मान लो, ये ट्रायंगल तो सेम ही है लेकिन हम बस इसमें हाइट अलग ले रहे हैं। अब की बार कौन सी हाइट ले ली हमने, ये हाइट ले ली। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 सी इंटू में h3, और इसी प्रकार से ट्रायंगल 3 लेंगे तो 1/2 बी इंटू में h2। अब एक बात देखो, चाहे कौन सी भी ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल तो एक ही है, तो इनका तीनों का एरिया कितना होगा, बराबर होगा। तो हम इनको बराबर रख सकते हैं, सबसे ये कट जाएंगे आपस में। तो मैं लिख सकता हूँ ए एच वन इज इक्वल टू बी h2 इज इक्वल टू सी h3। ठीक है, जब इसको मैं अलग अलग, अगर मैं इसको रेशियो में लिखना चाहूँ तो h1 रेशियो h2 रेशियो h3 किसके बराबर आ जाएगा भाई, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। ठीक है, तो आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जब कभी भी हमें हाइट का रेशियो अगर दिया जाता है तो उसकी साइड का रेशियो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यानी कि अगर हमें मान लो ये दे दिया जाए कि हाइट का रेशियो है 3 4 5, तो इसका कितना हो जाएगा 1/3 1/4 और 1/5। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको इससे थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब जो अगली चीज़ देखिए, इसी ट्रायंगल में आप अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि मान लो ये कोई एक ट्रायंगल है, इसके सामने वाली भुजा से ये एंगल डाला 90 डिग्री का, सामने वाली भुजा से ये एंगल डाला 90 डिग्री का, और ये सामने वाली भुजा से ये एंगल डाला 90 डिग्री का। ठीक है, अगर ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं लेता हूँ भाई ये एक क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, और हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अगर मान ले कोई भी चतुर्भुज है तो हमें इतना पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भाई 360 होता है। और इसका अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला भी होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री। अगर आपको योग निकालना है तो जितनी n है यानी कि साइड है तो 4-2 गुणा में 180 यानी कि 360। ठीक है भाई, जैसे ट्रायंगल का होता है तो 3-2 इंटू में 180। तो ये भी आपको बेसिक चीज़ें मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, जो डायरेक्ट कंसेप्ट इनको नहीं बताया जा सकता है किसी एक वीडियो में। तो साथ साथ में जब आप ज्योमेट्री का खेल ही ये है कि जब भी आप चीज़ों को सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको चीज़ें और भी निकल के आती जाएंगी। जितना आप इसको इंटरेस्ट शो करते जाओगे उतने ही आप चीज़ों को समझते जाओगे। तो अब समझने की कोशिश कीजिए कि ये कोई चतुर्भुज है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो एक बात बताओ कि दो कोणों का योग अगर 180 होगा, यानी कि मैं इसको 1 मान लेता हूँ, ये 2, ये 3 और ये 4, तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 का योग कितना हो गया 180। तो क्या एंगल 1 और एंगल 4 का योग 180 नहीं होगा भाई? ठीक है, एंगल 1 और एंगल 4 का, ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 4 का कितना हो गया 180। तो मुझे ये बताइए कि अगर दो भुजाएं आपस में ऐसे काट रही हैं तो ये एंगल क्या बराबर होते हैं या नहीं होते हैं? ठीक है, मैं आपको ये बात पहले भी समझा चुका हूँ। इनको हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकल अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है भाई, और ये हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये कोण और ये कोण को मैं बराबर मान लूँ, यानी को इसको भी मैं 4 लिख लूँ, तो एक बात हमें क्लियर हो गई है भाई कि एंगल 1 और एंगल 4 का योग हमेशा 180 होगा। अब इसको ट्रायंगल के नज़रिए से देखिए, ट्रायंगल या ऑर्थो सेंटर के, अगर हमें दिया गया है कि इसको, अगर ये तीनों भुजाएं अगर ये काट रही हैं और ये अगर ऑर्थो सेंटर है, अगर ये एंगल 50 दिया गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई 130 हो जाएगा। ये एंगल अगर 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। और ये 60 है, हमें पता है कि अगर ये 50 है, ये 70 है, तो 120, और ये कितना बच गया 60, तो ये कितना हो जाएगा 120। हमें पता है कि आम जो शीर्ष पे एंगल बना है और ऑर्थो सेंटर, इन दोनों का सम कितना होता है भाई? इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो अब इन तीनों को जोड़ के देखो, 120, 130, 110, कितना हो गया 360, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी भी शीर्ष पे कोई एंगल बना है तो ऑर्थो सेंटर पे उसका 180 माइनस होगा, यानी कि अगर ए अगर 50 है तो ऑर्थो सेंटर का एंगल कितना होगा 180 माइनस में 50, यानी कि 130। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी सेम थोड़ी सी चीज़ें और होती हैं जो केस हमेशा पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। मान लो भाई ये 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल है। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो हमें ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि AC बड़ा होगा AD से? सेम ये मैंने ट्रायंगल ली, सेम ये ट्रायंगल ली, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई नहीं बन गई भाई? ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हमारी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ BC बड़ा होगा BE से। अब सेम मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ भाई, सेम है, अगर ये एंगल
90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है और ये भी, ओके। अब आगे देखिए, इस ट्रायंगल में अगर हम लें तो ए बी बड़ा है ए डी से। अगर ए डी 2 बार आ गया तो हम दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं। इसमें क्या नहीं आया है हमारे पास नहीं आया है ये एफ सी, ठीक है। तो एफ सी जो है, एफ सी, इस ट्रायंगल को मैं एक बार दूसरे से आपको दिखा देता हूँ। ये जो ट्रायंगल है, ठीक है भाई, ये जो ट्रायंगल है इसमें ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यानी कि जो बी सी है, हमें ए डी बी सी है वो किससे बड़ा है, बी सी बड़ा है एफ सी से, ओके। कौन सी भी ट्रायंगल आप ले सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही ट्रायंगल पे भरोसे रह सकते हैं। सेम इसी में ये ट्रायंगल अगर हम लेंगे तो ए बी बड़ा है बी से, ठीक है। और अभी हमने लिया कि ए सी बड़ा है ए डी से, ठीक है। मान लो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ठीक है। तो अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, ए बी प्लस में ए सी प्लस में बी सी, यानी कि ए बी प्लस में ए सी प्लस में बी सी, यानी कि ये ट्रायंगल हमेशा बड़ी होंगी किससे, एफ सी प्लस में बी ई प्लस में ए डी, ओके फ्रेंड्स। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि कोई भी ट्रायंगल अगर हमें दी गई है, कोई भी ट्रायंगल अगर दी गई है तो उसकी भुजाओं का सम, भुजाओं का जोड़ लंब के जोड़ से हमेशा बड़ा होगा, उसकी भुजाओं का जोड़ उसके लंब के जोड़ से हमेशा बड़ा होगा। यानी कि अगर ए बी सी है, ये डी ई एफ है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए किससे बड़ा होगा, ए डी प्लस में सी एफ प्लस में बी ई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए डिवाइड में ए डी प्लस में सी एफ प्लस में बी ई, यानी कि ये जो है ये भुजाओं का जोड़ है और ये क्या है, ये इसके एल्टीट्यूड यानी कि लंब का जोड़ है, और ये हमेशा एक से बड़ा होगा, ठीक है। ये हमेशा एक से बड़ा होगा। अगर कोई भी बड़ी चीज़ ऊपर है छोटी चीज़ नीचे है तो उसका आंसर हमेशा एक से बड़ा ही आता है, ओके। अभी देखिए पोजीशंस ऑफ ऑर्थो सेंटर, यानी कि ऑर्थो सेंटर कहाँ कहाँ बनता है ये समझिए आप। पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, एक्यूट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र होता है वो हमेशा अंदर ही होता है। ये बात आपसे डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है, ठीक है। कई बार ये चीज़ आपसे डायरेक्ट भी पूछी जाती है, तो हम इस चीज़ को डायरेक्ट, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्थो सेंटर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इसकी लोकेशन कहाँ होगी। अब अगेन है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, और इसमें हमने पढ़ा था, मान लो ये ए बी सी है और ये एंगल 90 डिग्री का है, और हमने पढ़ा था इसका सरकम सेंटर कहाँ होगा भाई, जो हाइपोटेन्यूस का मध्य बिंदु होगा, हाइपोटेन्यूस का मध्य बिंदु होगा वो इसका क्या होता है, सरकम सेंटर होता है, यानी कि प्री केंद्र होता है। अब आप कहोगे कि अगर हमें सरकम सेंटर का तो सर पहले ही पता है, तो इसका जो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर इसका हमेशा हमेशा कहाँ होता है, ऑर्थो सेंटर इसका हमेशा जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना होता है वही इसका ऑर्थो सेंटर होता है। अब मुझे एक बात बताइए कि जब हमें पता है कि सरकम सेंटर ये है, ऑर्थो सेंटर ये है, तो ये क्या होती है भाई, ठीक है, ये तो हमें पता है, ये आर होती है, ये आर होती है। अगर इसको हम मैं सेंटर यानी मान के अगर एक सर्कल खींच देता हूँ यहाँ पे ऐसे,
ये यहाँ पे सर्कल आएगा भी नहीं क्योंकि पेज की दिक्कत है भाई, ये दूसरा पेज खुल रहा है, ठीक है। तो एक बार बताओ, ये आर है तो क्या क्या ये आर नहीं है? ये भी आर ही है। तो कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी बताओ, के बीच की दूरी बताओ, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपके लिए ले लेता हूँ। मान लो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो ये हो गया हमारा ऑर्थो सेंटर, ये हो गया हमारा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर हमें पता है कि इसका आधा होता है, यानी कि ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी, क्योंकि ये भी आर ही होती है तो ये भी 2.5 ही होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी जो होती है वो आर ही होती है। और आर क्या होती है? सरकम रेडियस होती है भाई, ठीक है। सरकम रेडियस, और सरकम रेडियस कितनी होती है? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण का आधा। जब इन चीज़ों के क्वेश्चन आप करोगे तो आपको ये चीज़ें और भी अच्छे समझ में आएंगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है। डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा क्वेश्चन दिया होगा कि किसी भी ट्रायंगल की भुजाएं, किसी भी ट्रायंगल की भुजाएं 6, 8 और 10 हैं, किसी भी ट्रायंगल की भुजाएं 6, 8 और 10 हैं, तो उस ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो कुछ नहीं करना, इसको आधा कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। अब इसको चाहे आप ट्रिक समझ लीजिए, इसको आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कई टीचर्स आपको चिल्ला चिल्ला के इसको ही ट्रिक बना के आपको चिपका देते हैं कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ कर्ण का हाइपोटेन्यूज का आधा कर देना है, आपका नंबर पक्का, आपका नंबर पक्का। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि ये आधा आया तो आया कैसे, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? चलो आगे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और करते हैं और इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये मैंने डाला इस पे लंब, ये इस पे लंब डाला और ये इस पे लंब डाला, ठीक है। इसकी मैं नेमिंग एक के आपके लिए कर देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो मुझे ये बताइए, मान लीजिए मैंने इस एंगल को मान लिया थीटा और इस एंगल को भी मान लिया थीटा। ये थीटा थीटा क्यों है को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट यानी कि सिर्फ शीर्षाभिमुख कोण है तो हमेशा बराबर होंगे। इसको मैंने मान लिया ओ, ठीक है, इस पॉइंट को मान लिया ओ। अब मैंने आपको सिमिलरिटी चाहे बेशक नहीं समझाई हो, लेकिन थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना बच गया? 90 माइनस में थीटा। ओके भाई। सेम अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 है तो ये कितना बच गया? ये बच गया 90 माइनस में थीटा। ओके गाइज, अभी मैं आपको ट्रायंगल बताता हूँ कि ट्रायंगल बी ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ ई, यानी कि मैंने दो ट्रायंगल ये लिए हैं, ये दो ट्रायंगल ली हैं, ये देखिए ये दो ट्रायंगल मैंने लिए हैं। ये जो एंगल है इसके इक्वल है भाई, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल। अगर किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों, किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो वो ट्रायंगल क्या होती है भाई? सिमिलर हो जाती हैं, ठीक है। और कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है तो उनकी जो साइड का रेशियो होता है वो भी बराबर होता है। ये वैसे तो आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आप रिवाइज कर लीजिए, और जब मैं आपको आगे सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ मैं बताऊंगा भी। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आपको कुछ नहीं करना कि जो एंगल बराबर है उसके सामने वाली साइड आप लिखते जाइए, ठीक है। यानी कि इस थीटा के सामने वाली साइड क्या है? ए ई, और इस थीटा के सामने
बी डी बराबर में 90 माइनस थीटा सामने वाली साइड क्या है भाई, ओ डी, और इस 90 माइनस थीटा के सामने वाली क्या है, ओ ई बराबर में। अब बच गया 90 डिग्री वाला, इसके सामने की साइड कौन सी है, बी ओ, और इसके सामने की साइड कौन सी है, ए ओ। अब हमें कंसेप्ट क्या करना है, इसको अगर हम एक बार के लिए नेगलेक्ट कर देते हैं तो एक बात हमें समझ में आई, ए ओ इंटू में ओ डी, ए ओ इंटू में ओ डी किसके इक्वल है, ए ओ इंटू में ओ डी किसके इक्वल है भाई, बी ओ इंटू में ओ ई। ठीक है, ए ओ इंटू में ओ डी, यानी कि ए ओ ये था, ओ डी ये था, और बी ओ ये था, ये था। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिए कि बात मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और अगर आपको समझ में आएगा तो डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ और ये था ओ। अब आपको क्वेश्चन में मान लो दिया गया है कि ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, और ये x है। तो आपसे पूछ ले कि x की वैल्यू निकालो, तो आपको पता है कि ए ओ इंटू में ओ डी, यानी कि ये गुणा में ये 5 गुणा में x किसके बराबर होगा, 4 गुणा में 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 12 5 यानी कि 2.4। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि ए ओ इंटू में ओ डी किसके इक्वल होता है, बी ओ इंटू में ओ ई इज इक्वल टू सी ओ इंटू में ओ एफ, यानी कि बड़ी भुजा छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी की मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होती है। तो आई होप कि जब भी आपको एक कॉन्सेप्ट कहीं पे दिखेगा आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो आज हमने पढ़ा ऑर्थो सेंटर के बारे में। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। घर पे अच्छे से रहें और पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।